आज हम लोग पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस क्या हैं। इसका रिकॉर्डिंग चालू कर दिया बेटा। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशंस क्या हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है। इसके अलावा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या है। इसके बाद हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी में वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा इंडिया में उनका क्या रोल है। अगर हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ रहे थे तो वो था इंडिया से रिलेटेड, और आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस पूरे चैप्टर में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक बार डाटा का रिवीजन किया जाए तो आपके साथ क्या क्या डाटा है। पहले पेज में डाटा थे, हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पीसीज़ पढ़ी थी। तो हम लोगों ने पढ़ी थी 3 लाख लगभग बीटल्स की स्पीसीज़ हैं। एंड्स की लगभग 20,000 स्पीसीज़ हैं इंडिया वर्ल्ड वाइड, आप मान के चलें। इसके अलावा ऑर्किड की 20, एंड्स की 20 और इसके बाद फिशेस की लगभग 28,000 स्पीसीज़ थी। फिर बोला गया था एक एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार इस टर्म को पॉपुलराइज़ किया था कि ये बायोडाइवर्सिटी का मायने क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को 3 बेसिक कॉन्सेप्ट और 3 बेसिक बातों पे पढ़ा था। पहला था जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। फिर हम लोगों ने इंडिया में आखिरी टॉपिक बात किया था कि इंडिया पूरी वर्ल्ड का 2.4% जोग्राफिकल एरिया लेकर रखता है, जिसमें लगभग दुनिया की बायोडाइवर्सिटी 8.1% है। 12 बड़े बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से इंडिया का भी नाम है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास लगभग 1 लाख स्पीसीज़ हम और ढूंढ सकते हैं, और 3 प्लांट की और 3 लाख स्पीसीज़ लगभग हम लोग एनिमल की और ढूंढ सकते हैं इंडिया में। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग ये देखेंगे क्या बायोडाइवर्सिटी बढ़ने के क्या कोई ट्रेंड होते हैं क्या, या बायोडाइवर्सिटी किसी हैफजर्ड मैनर से आगे बढ़ती है, या फिर बायोडाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मानकर आगे चलती है। एक बात तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ स्पीसीज दीज आर नॉट यूनिफॉर्म। जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं दुनिया में नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर स्पीसीज ज़्यादा हैं, कहीं पर कम है। अल्फ़ा बीटा गामा हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था। पर क्या कोई ट्रेंड है जो ये बताता हो कि स्पीसीज किस आधार पर घटेंगी या बढ़ेंगी? इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा पैटर्न है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसे ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ लैटिट्यूड। मैंने आपको कुछ आइडिया दिया था, और आइडिया देते वक्त बोला था कि अर्थ अगर हम होल एक स्फीयर मान लें और उसकी एक इमेजिनरी लाइन मान लें, जिसको हम लोगों ने बोला था कि लगभग 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन मान के चलें, तो उसको हम लोग इक्वेटर बोलते थे। और इक्वेटर से हम लोग दोनों तरफ 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ की तरफ चलते थे। तो ये नॉर्थ की तरफ जाने पर हमें मिलता था नॉर्थ पोल, और साउथ की तरफ जाने पर हमें मिलता था साउथ पोल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये डायग्राम आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में कम से कम 2 या 3 बार मैं आपके सामने ये यूज़ करूँगा। फिर मैंने आपसे बोला था कि इस 0 डिग्री से 20 डिग्री अगर दोनों तरफ चला जाए तो ये एरिया कहलाता है ट्रॉपिक। अगर मैं 0 डिग्री 20 नॉर्थ और 0 डिग्री 20 साउथ जाऊँ तो ट्रॉपिक होगा। फिर मैंने आपको यही बताया था कि ट्रॉपिक के बाद ऊपर वाला एरिया सब ट्रॉपिक है। कई बुक्स ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक को मिलाकर पूरा एरिया ट्रॉपिकल ही कहलाती हैं। पूरा का पूरा सब ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकों को मिला करके ट्रॉपिकल एरिया ही मान लेती हैं।
फिर और रफ 20 डिग्री ऊपर चलने पर, लगभग 20 डिग्री और ऊपर या नीचे चलने पर, या 20 डिग्री और आगे बढ़ने पर, यानी 20 to 40 और 40 to 60 जाने पर हमें जो रीजन मिलता है दैट इज नोन एज टेम्परेट। तो यहाँ पर भी वो रीजन मिलेगा टेम्परेट। और एक और आइडिया दिया था कि भाई 60 to 80 अगर हम लोग आगे और बढ़े तो इट इज़ नोन एज सब पोलर। ये सब पोलर एरिया है, और सब पोलर एरिया के बाद जो हमारा 90 डिग्री वाला एरिया है इट इज़ पोलर एरिया। एक्चुअली जितना मैंने बनाया है वो केवल आपको दिखाने के लिए बनाया है, दिस इज पोलर एरिया। तो अगर हम ये ग्रेडियंट मान के चलें, ये बात मान के चलें कि व्हाट इज लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड का मतलब होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वी मूव इन लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड बेटा वेरी करते हैं 0 डिग्री टू 90 डिग्री, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 0 डिग्री एक्चुअली इक्वेटर है और जो 90 डिग्री है वो पोल है। अब ये पोल जिस तरफ के होंगे, अगर ये नॉर्थ के हैं तो इन्हें हम लोग नॉर्थ पोल बोलेंगे, और साउथ के हैं तो साउथ पोल बोलेंगे। अब देखा क्या गया है कि जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक से पोल की तरफ जाएं, वेदर इट इज़ नॉर्थ और साउथ, हमें स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होते दिखती है। तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का एक छोटा सा ट्रेंड है जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड में जैसे जैसे हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगी। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो हमारा ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया, देखिए मैं सेडिट कर रहा हूँ, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरिया है, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया माना जाएगा, यानी इन जगह पर स्पीसीज सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी। और जो पोलर एरिया है यहाँ पर स्पीसीज का नंबर सबसे कम होगा, यानी बायोडाइवर्सिटी कम होगा। तो वी कैन से अराउंड द इक्वेटर और ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल एरिया जितने हैं ये मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले हैं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया हैं। और जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया है यहाँ पर मिनिमम बायोडाइवर्सिटी है। एक सिंपल सी कहानी कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, नंबर ऑफ स्पीसीज कम होती जाएगी। अच्छा, नंबर ऑफ स्पीसीज को समझने के लिए कल मैंने आपको स्पीसीज रिचनेस, पिछले वाले टॉपिक में हमने स्पीसीज रिचनेस आपको समझाया था। इसके अलावा स्पीसीज इवननेस भी आपको हम लोगों ने समझाया था, यानी स्पीसीज रिचनेस और इवननेस डिसाइड करेंगे कि स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है। अगर पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ने लगे तो हम लोग बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज हो रही है, और अगर घटने लगे तो हम लोग बोलेंगे स्पीसीज रिचनेस घट रही है। तो हुआ क्या, कुछ वैज्ञानिकों ने एक ग्राफ बनाया, इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस में वेरी करता था। एक्स और वाई एक्सिस में इन्होंने जो वाई एक्सिस लिया है वो लैटिट्यूड्स लिए हैं, इट इज लैटिट्यूड्स, सॉरी, जो वाई एक्सिस है इस पे इन्होंने स्पीसीज रिचनेस लिए है, स्पीसीज रिचनेस, दैट इज एस। व्हाट इज एस? इट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। ये डायग्राम हो सकता है आपको आपकी बुक में ना मिले, लेकिन इसे बनाइएगा जरूर। और दूसरा, इन्होंने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लिया हुआ है बेटा लैटिट्यूड्स। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप लैटिट्यूड के बारे में क्या जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर लैटिट्यूड मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि आप इसमें इक्वल स्पेस देकर 90 तक पहुँचिए, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसके बाद हम लोगों ने कहा कि ये 80 हो गया, और ये रहा 90 लैटिट्यूड। तो ये इक्वेटर वाला एरिया हो गया और ये वाला पोल वाला एरिया हो गया। बोलते हैं जैसे ही आप 0 लैटिट्यूड पर होंगे, यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी कुछ मैक्सिमम दिखाई पड़ेगी, और पोल तक आते आते बायोडाइवर्सिटी का ट्रेंड धीरे धीरे घटने लगेगा। व्हाट इट मीन्स, अगर लैटिट्यूड 0 है, 0 मतलब इक्वेटर,
तो बताइए स्पीसीज रिचनेस मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आप 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70 और पोल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ने लगे आपकी स्पीसीज रिचनेस धीरे 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 डाउन होने लगी। तो एक ग्राफ मिलता है, और एक ग्राफ एक्चुअली नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के लिए खींचा था साइंटिस्ट ने। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में स्पीसीज की रिचनेस के लिए खींचा था, और ये पैटर्न बताया था कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे स्पीसीज रिचनेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। मे बी आप आज कनेक्ट ना कर पा रहे हो सकता है आपको पिछला टॉपिक भूल गया हो। मैं एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ और हम इसको कनेक्ट करते हैं एक्चुअली हम क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, जल्दी 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 बताइए। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने एक बात सीखी कि बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं है। स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे वर्ल्ड में इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब है स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन जगह से के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से बदलती रहती है। और अगर हम उसमें कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें तो एक पैटर्न मिलता है, इट इज़ नोन एज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? दीज पॉइंट आर इक्वेटर एंड पोल, इक्वेटर एंड पोल। सो हम लोगों ने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में ये सीखा कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे, फिर से देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एक रफ आइडिया है, नॉट एग्जैक्ट आइडिया, रफ आइडिया है। 0 डिग्री वाला तो ये एग्जैक्ट आइडिया है कि 0 डिग्री से पर हम लोग मानेंगे इट इज़ इक्वेटर, और दोनों तरफ 20 डिग्री चलने पर, मेरे साथ दोहरा लीजिए, दोनों तरफ 20 डिग्री चलने पर हमें मिलेगा ट्रॉपिक, 20 to 40 चलने पर मिलेगा सब ट्रॉपिक, 40 to 60 मिल चलने पर टेम्परेट, 60 to 80 चलने पर इट इज़ सब पोलर, और 80 to 90 या 90 के आसपास का जो एरिया है इट इज़ पोलर एरिया। और जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाने लगेंगे स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी घटने लगेगी। हम लोगों ने बोला स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड। इस बात को समझाने के लिए हमने नॉर्दर्न हेमीस्फीयर का एक ग्राफ खींचा जो एक्स और वाई एक्सिस के बीच पर था, और एक्स और वाई एक्सिस के बीच पर हमने पढ़ा कि स्पीसीज रिचनेस जो होती हैं वो मैक्सिमम होती है 0 लैटिट्यूड में, एंड दिस 0 लैटिट्यूड इज इक्वेटर, और मिनिमम होती है 90 डिग्री लैटिट्यूड पर, और मिनिमम 90 डिग्री का मतलब हो गया पोल्स। अब जो ये ग्राफ बताया गया है, बस एनसीईआरटी ने इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आपके सामने कोट किए हैं। एग्जाम्पल कोट करते वक्त उन्होंने एग्जाम्पल लिया है बर्ड्स का, इन्होंने एग्जाम्पल लिया है बर्ड्स की। चलिए हम लोग बर्ड्स की को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्या वाकई ये ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगी। तो बर्ड्स को कैलकुलेट करते वक्त इन्होंने ट्रॉपिक के बारे में आइडिया दिया है आपको कि व्हाट इज ट्रॉपिक। अगर बच्चा आप भूले नहीं हो तो मैं फिर से देखो यहाँ पर आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो 0 डिग्री से 20 डिग्री चाहे तो नॉर्थ जाएं, चाहे तो साउथ जाएं, ये वाला जो एरिया कहलाएगा वो ट्रॉपिक कहलाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने जो ट्रॉपिक एरिया बताया है आपकी बुक में, वो बताया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ तक। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ 20 डिग्री का, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट आइडिया, इट इज़ रफ आइडिया। आपको याद करने में आसानी होगी। 20-20 का डिफरेंस लेकर के 0 से 20 ट्रॉपिक, 20 से 40 सब ट्रॉपिक, 40 से 60 टेम्परेट, 60 से 80, ये एक रफ आइडिया दिया था मैंने। पर एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट आइडिया दिया कि ट्रॉपिक को क्या कंसीडर कर रहे हैं। बोला 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, यानी ये अगर मैं 23.5 मानूं और ये भी 23.5 मानूं, तो 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक के बीच का एरिया वो ट्रॉपिक मानते हैं। और इसी ट्रॉपिक एरिया में वो एक जगह देखते हैं दैट इज नोन एज कोलंबिया, और इस कोलंबिया में वो बर्ड्स का काउंट करते हैं कि यहाँ पर कितनी बर्ड्स पाई जा रही हैं। तो ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स स्पीसीज वहाँ पर उन्हें 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड दिखाई पड़ती हैं, लगभग 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। याद रखना 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। अब इस बात को ट्रेंड के रूप में देखते हैं कि अगर मैं ट्रॉपिक से टेम्परेट की तरफ जाऊं, लेट सपोज ये ट्रॉपिक से जाऊं सब ट्रॉपिक से जाऊं टेम्परेट की तरफ जाऊं, तो ये बर्ड्स को घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए। तो
टेक्निकली तो ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा लैटिट्यूड में जाते हो तो बर्ड का नंबर घटना चाहिए। अब उन्होंने दूसरी जगह बताई है, दैट इज़ नोन एज न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के बारे में इन्होंने उसकी लैटिट्यूडनल पोजीशन बताई है 41 डिग्री नॉर्थ। अगर हम अपने रफ आइडिया से सोचें, अगर आप मेरे रफ आइडिया से मानेंगे तो चलिए बताइए, 0 से 20 इट इज़ ट्रॉपिक, 20 से 40 इट इज़ सब ट्रॉपिक, तो 40 से 60 वाला एरिया, 41 डिग्री जो है ये लगभग टेम्परेट एरिया का है, तो हम न्यूयॉर्क को टेम्परेट जोन मानते हैं। अगर मैं इस न्यूयॉर्क को टेम्परेट जोन मान रहा हूँ तो बताइए इस टेम्परेट जोन में बर्ड्स का नंबर कम होना चाहिए कि ज़्यादा? कम होना चाहिए। तो न्यूयॉर्क में इनको जो बर्ड्स मिली है वो 105 टाइप की बर्ड्स मिली हैं। देखिए कहाँ ट्रॉपिक में जो बर्ड्स थी वो 1400 बर्ड थी, स्पीसीज थी, वहीं पर आप अगर न्यूयॉर्क स्टेट में जाते हैं, न्यूयॉर्क स्टेट में जाएंगे तो 105 बर्ड जाती हैं। अच्छा, वो न्यूयॉर्क छोड़ करके तीसरी जगह पर पहुंचते हैं एंड इट इज़ नोन एज ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बारे में वो बताते हैं कि ये लगभग 71 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। 71 डिग्री नॉर्थ का मतलब है ये सब पोलर एरिया पे पहुंच गया, सब पोलर एरिया और ऊपर लैटिट्यूड है। 71 डिग्री नॉर्थ में उन्हें टोटल 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, मैंने कहा था इस चैप्टर में डाटा ज़्यादा है, जो लोग भी डाटा याद करने में माहिर होंगे वो चैप्टर इनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए ये लिखे हुए हैं डाटा और ये लिखा हुआ है ट्रेंड। ट्रेंड में मैंने बोला आप 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की तरफ बढ़िए, जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ेंगे स्पीसीज रिचनेस धीरे 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 कम होती जाएगी। पहले तो स्टीप होगा, बहुत तेजी से कम होगी, फिर और धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इसका इन्होंने डाटा बना करके दिया कि कोलंबिया में आप बर्ड्स की स्पीसीज ढूंढने जाओ तो 1400 स्पीसीज मिलने वाली हैं, वहीं न्यूयॉर्क में जब तुम इन स्पीसीज को ढूंढने जाते हो, टेम्परेट जोन है, तो लगभग 105 स्पीसीज मिलती हैं, और ग्रीनलैंड में जब कभी तुम इसे ढूंढने जाते हो तो लगभग 56 स्पीसीज मिलती हैं बर्ड्स की। तो ये बात प्रूव करता है जो हमने ट्रेंड बनाया है वो सही है। अब वो आपको बोलते हैं कि चलिए इस डाटा में एक डाटा एंट्री मारते हैं, चलिए एक डाटा की एंट्री मारते हैं, दिस इज नोन एज इंडियन बर्ड्स। अब मैं आपको बता दूं, आप रट्टा मारने से पहले इसको सीख लीजिए। देखिए बिना रट्टे कैसे समझा जा सकता है। इंडियन बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में पाई जा रही, तो इंडिया एक्चुअली सब ट्रॉपिक जोन का है, सब ट्रॉपिक जोन का कंट्री है, यानी ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक जोन का कंट्री है। तो अगर मैं बोलूं कि इंडिया में बर्ड्स कितनी पाई जाएंगी तो मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कितनी पाई जाएंगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा भी दिमाग लगाता हूं तो इंडिया चूंकि सब ट्रॉपिक रीजन का कंट्री है तो उसमें पाए जाने वाली बर्ड का डाटा न्यूयॉर्क और ग्रीनलैंड जैसा नहीं हो सकता। किसके जैसा होगा? कोलंबिया जैसा होगा। और देखिए जो लोग होशियार हैं उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। इंडिया में लगभग 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, लगभग 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, जो कि नियर अबाउट 1400 है, क्योंकि ये ट्रॉपिक एरिया है और ये सब ट्रॉपिक एरिया है, तो सब ट्रॉपिक एरिया तक आते आते थोड़ी बहुत स्पीसीज कम ही होनी है। ट्रॉपिक के बाद सब ट्रॉपिक एरिया में जाते जाते स्पीसीज का नंबर इससे तो कम होना ही है। तो हमारे पास 4 डाटा मिले। अगर आप होशियार हैं तो बर्ड्स को 4 जगह में अपने दिमाग में बिठाना है। कोलंबिया में 1400, जो लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में पड़ा हुआ है। इसके बाद आप लोगों को न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में आपको मिली 105 बर्ड्स। फिर इसके बाद आपको ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में मिली बर्ड्स, टोटल 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। और इंडिया की स्पीसीज जब आप काउंट करने लगे, देखिए बहुत आइडिया है। इंडिया का ज़्यादातर एरिया इंडिया का सब ट्रॉपिक जोन में है, और अगर सब ट्रॉपिक जोन में है तो बताइए यहाँ पर जो डाटा मैचिंग होनी चाहिए, ये जुगाड़ है समझने का, वो किसके जैसा होना चाहिए? कोलंबिया जैसा होना चाहिए। और वो निकला भी कोलंबिया जैसा। क्यों? क्योंकि कोलंबिया में 1400 बर्ड्स थी और इंडिया में हमें टोटल कितनी बर्ड्स मिली? 1200 बर्ड्स। तो देखिए लैटिट्यूडनल जो तुम्हारा ग्रेडियंट है वो यहाँ ठीक साबित हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा नॉट ओनली बर्ड्स, केवल बर्ड्स में ये बात लागू नहीं होती बल्कि वैस्कुलर प्लांट्स में भी लागू होती है। तो आपको मैं बताता चलूँ वैस्कुलर प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट आएंगे, इंक्लूडिंग फ्रॉम टेरिडोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक के जितने भी प्लांट ग्रुप हैं ये सब वैस्कुलर प्लांट माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब इन वैस्कुलर प्लांट का कैलकुलेशन वो 2 जगह पर कर रहे हैं।
एक तो ट्रॉपिकल एरिया में कर रहे हैं और दूसरा वो टेम्परेट एरिया में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यकीन मानिए टेम्परेट एरिया में पर यूनिट, पर मीटर स्क्वायर और पर किलोमीटर स्क्वायर में लगभग, या फिर पर यूनिट एरिया में उन्होंने लगभग 21 स्पीसीज देखी हैं और यहाँ पर लगभग 236 स्पीसीज देखी है। याद रखना ये डाटा अभी वाली एनसीईआरटी का नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी का है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे लर्न करें। लेकिन अभी वाली एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, टेम्परेट के रेस्पेक्ट में अगर ट्रॉपिक देखें तो ये लगभग 10 गुना, 10 टाइम मोर, 10 टाइम्स, यानी कि 10 टाइम ज़्यादा बेटा वेस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। बस इन्होंने ट्रॉपिकल एरिया में एक कंट्री का नाम लिख दिया है एंड दैट कंट्री इज नोन एज इक्वाडोर। अगर आप इक्वाडोर याद करने में डर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्वाडोर का मतलब ही है जो इक्वेटर के आसपास का कोई कंट्री हो, और इक्वेटर के आसपास का कंट्री इसका मतलब वो ट्रॉपिकल एरिया का कंट्री है। इक्वाडोर जो एक कंट्री है, यहाँ पर इन्होंने ट्रॉपिकल एरिया में जो वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज पाई वो टेम्परेट एरिया से लगभग 10 गुना ज़्यादा पाई। तो टोटल हमारे पास 4 डाटा ये हुए। देखिए मैं तो 4 डाटा वाइज काउंट कर रहा हूँ, 4 डाटा ये हुए, 1 डाटा ये हुआ, टोटल कितना डाटा हो गए, 5। चलो इसे लर्न करते हैं और दिमाग लगाते हैं। चलिए, हाँ भाई, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ कोलंबिया में लगभग 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की। इसके बाद न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ में जाने पर टेम्परेट जोन मिलता है और इस टेम्परेट जोन में आपको 105 स्पीसीज मिलती है बर्ड्स की। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ जाने पर आपको यहाँ पर जो स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती है वो 56 हैं। फिर मैंने बोला इंडिया में अगर आप स्पीसीज का काउंट करें, बर्ड्स की स्पीसीज को काउंट करें तो ये काउंटिंग आएगी लगभग 1200। इसके बाद मैंने कहा नॉट ओनली फॉर बर्ड्स बल्कि प्लांट में भी देख लें। प्लांट में जब हम लोग देखने गए तो सारे प्लांट देखने के बजाय हम लोगों ने वेस्कुलर प्लांट देखे। वेस्कुलर प्लांट दे आर द प्लांट विद द वेस्कुलर बंडल, और इनका जो मैंने स्टार्ट बताया, ये बताया टेरिडोफाइटा से और एंजियोस्पर्म तक, और बताया कि आप अगर एक छोटी सी बात याद कर लेते हैं कि इक्वाडोर में हमने इन इक्वेटर में ट्रॉपिक में पाए जाने वाले प्लांट को कैलकुलेट किया तो लगभग 10 गुना आया। और रुकिए और 1 मिनट के लिए सोचिए आपके पास कितने डाटा है। यस, इट इज़ 1400 इन कोलंबिया, केवल डाटा पे ध्यान दीजिए। 105 इन न्यूयॉर्क, 56 in Greenland, okay, 3 data, 1200 in India, and then Ecuador or the tropical vascular plant about 10 times more species, लगभग 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज हैं वेस्कुलर प्लांट। फिर एक और छोटा सा टॉपिक वो बताते हैं कि एक एरिया है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट एक्चुअली ये जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, दीज आर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक एरिया के रेन फॉरेस्ट है। ये अमेजॉन नदी के किनारे किनारे पाए जाने वाले घने जंगल हैं। आपको मालूम है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर ये बीच में बहने वाली नदी है। इस नदी का नाम है अमेजॉन, और अमेजॉन नदी के किनारे के जंगल हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बोला जाता है ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट हैं, मोस्ट डाइवर्स फॉरेस्ट। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने डाटा दिया कि ये डाटा आपको लर्न करना चाहिए। अगर ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट हैं तो क्या क्या हो सकता है। मैंने आपको कल पढ़ाते वक्त बताया था हम अपने डाटा को 2 पार्ट में बांटेंगे बच्चा, आपको याद होगा। पहले तो हम लिख लेंगे प्लांट्स, फिर हम लोग लिख लेंगे एनिमल्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं रखेंगे वरना डाटा लर्न करते करते आफत हो जाएगी, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। एनिमल में हम 2 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट बनाएंगे इनवर्टिब्रेट्स, मैं कल आपको ये आइडिया दे चुका हूँ। और इसके अलावा दूसरे तरीके के एनिमल बताएंगे हम लोग वर्टिब्रेट्स। और फिर मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेट में एम ही लिखना चालू नहीं कर देंगे। वर्टिब्रेट में 5 ग्रुप बनाएंगे। वन इज नोन एज फिश, अनदर वन इज नोन एज एम्फीबिया। इसके बाद हम लोग बताएंगे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद हम लोग बताएंगे बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद बताएंगे मैमल। डाटा लर्न करने का तरीका यही है कि अगर आप बहुत दिनों तक डाटा अपने ब्रेन में रखना चाहते हैं
तो डाटा को एक सिस्टमेटिक पैटर्न दीजिए याद करने का। अब मैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की सारी स्पीसीज काउंट करके लिखने वाला हूँ। अगर मैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की सारी स्पीसीज काउंट करके लिखने वाला हूँ तो देखिए मेरे को क्या जुगाड़ काम आते हैं जिससे मेरे पास डाटा सही ढंग से जाए। आपको याद है इंडिया? अगर आपको इंडिया याद है तो आपको मालूम है इंडिया में कितने प्लांट की स्पीसीज थी? प्लांट की स्पीसीज कितनी थी? कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था। इंडिया में लगभग प्लांट की स्पीसीज जो प्रेजेंट है वो 45,000 प्लांट स्पीसीज थी, अगर आपको याद हो। और अगर मैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में प्लांट ढूंढने जाऊं तो वो इंडिया से मैच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया भी सब ट्रॉपिकल एरिया का है और अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी कहीं ट्रॉपिकल एरिया का है, तो इनका डाटा ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए। तो इंडिया में 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट थी। उसी को ध्यान में रखते हुए जुगाड़ लगा करके हम यहाँ पर याद रखते हैं कि यहाँ पर लगभग 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है। अब देखिए एक चीज को लर्न करते ही दो चीजें आपको लर्न हो गई। एक क्या लर्न हो गया? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में लगभग 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट डिस्कवर्ड है और इंडिया में कितनी है? 45,000। और दोनों का डाटा ऑलमोस्ट मैच कर रहा है क्योंकि दोनों ट्रॉपिकल रीजन या सब ट्रॉपिकल रीजन के। नाउ एनिमल में आते हैं। एनिमल में दो ग्रुप है, एक इनवर्टिब्रेट, दूसरे वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में यहाँ पर पाए जा रहे लगभग 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। इसके बाद वर्टिब्रेट्स हैं और वर्टिब्रेट्स में हमने 5 ग्रुप बनाए हैं। 5 ग्रुप में फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। बच्चा मुझे नहीं मालूम कि मुझे बाकी डाटा कैसे आपको पढ़ाने हैं, लेकिन मुझे एक बात पक्की मालूम है कि हमने अभी अभी बर्ड्स के बारे में काउंटिंग की है। चलिए रिवाइज करिए। बर्ड्स, कोलंबिया 1400, इंडिया 1200, और ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी ट्रॉपिक के ही हैं। कोलंबिया जैसे ट्रॉपिक, जैसे कोलंबिया ट्रॉपिक में, इंडिया सब ट्रॉपिक में, वैसे ये भी ट्रॉपिक में ही है। तो इनका डाटा बर्ड्स का भी वही होना चाहिए। यस, वो 1400 थे, इंडिया 1200 थी, यहाँ पर 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। देखिए कितने आसानी से हमें डाटा एक दूसरे को रिलेट करते हुए जुगाड़ से याद आ गया। 1300 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स आर प्रेजेंट इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। और कल मैंने जब आपको सर्किल डायग्राम बनाए थे और सर्किल डायग्राम बनाते वक्त मैंने आपको वर्टिब्रेट्स पढ़ाए थे, तो वर्टिब्रेट्स में मैंने बताया था कि इस दुनिया में फिशेस सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने आपको बताया था एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और मैमल्स लगभग बराबर है, मैंने आपको बोला था। इसके बाद मैंने बोला था बर्ड्स दूसरे नंबर पर अगर जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही हैं वो बर्ड्स हैं, अगर आपको कल डायग्राम पता हो, और रेप्टाइल्स। देखिए ये वाला डाटा टोटल अर्थ का है। टोटल अर्थ का डाटा भी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कितना बढ़िया फॉलो हो रहा। देखिए ओवरऑल अगर अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में मैं डाटा कैलकुलेट करने जाऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या मिलनी चाहिए? फिश। और अभी मैंने क्या कैलकुलेट कर लिए हैं? बर्ड्स। सो बर्ड्स से ज़्यादा तो फिश होंगी। मैं कहूँगा आप ध्यान से देखिए आपकी बुक में कितनी फिशेस के बारे में दिया गया है। बर्ड से ज़्यादा फिशेस होंगी, इसका मतलब यहाँ पर फिश लगभग 3000 स्पीसीज है। ये जुगाड़ है केवल बहुत दिनों तक याद रखने के। तो कभी भी डाटा आ जाए तो बर्ड से ज़्यादा तो स्पीसीज होंगी, क्योंकि फिशेस वर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा 3000 स्पीसीज लगभग हैं बर्ड्स की। और मैंने कल ही पढ़ाया था कि एम्फीबिया और मैमल लगभग बराबर हैं। देखिए ये डाटा यहाँ पर कितना मैच कर जा रहा। 427 स्पीसीज एम्फीबिया की और 427 स्पीसीज ही हमें डिस्कवर्ड है बेटा मैमल की इन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। हाँ, यहाँ पर एक डाटा हमसे कमजोर हो रहा। हमारा तीसरे नंबर पे जो डाटा आना चाहिए था रेप्टाइल्स का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रेप्टाइल्स का डाटा सबसे आखिरी है एंड इट इज 378 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स। पर यकीन मानिए इन 5 डाटा को चाहता तो मैं ऐसे ही लिख देता, रट्टा मारो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इनमें एक ट्रेंड ढूंढोगे तो तुम कभी नहीं बोलोगे। अब हैफजर्ड तरीके को छोड़कर आप सोचते हैं, बताओ केवल बर्ड्स काउंट करते हैं। मैंने बर्ड्स कई जगह 5 जगह देख ली। कोलंबिया में कितनी बर्ड्स हैं? इट इज़ 1400। ओके, इंडिया में कितनी है? 1200। न्यूयॉर्क में कितनी बर्ड्स हैं? 105। ग्रीनलैंड में कितनी है? 56। और आज अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कितनी बर्ड्स हैं बताइए? 1300 स्पीसीज। इसके बाद फिशेस की स्पीसीज लगभग 3000 स्पीसीज हैं अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। एम्फीबिया की लगभग 427 स्पीसीज हैं।
इसके अलावा मैमल की लगभग 427 स्पीसीज़ हैं। तो ये एक डाटा है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। और बच्चा अभी भी अर्थ में ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रीजन क्या है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ में पोल्स हैं। तो ये वाला एरिया, दिस एरिया दुनिया का सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला एरिया है। और इसी वाले एरिया में हमारा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है। कोलंबिया भी इसी वाले एरिया में है। तो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हों, दुनिया के सबसे डाइवर्सिटी वाले फॉरेस्ट हों। इवन अफ्रीका के जंगल भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माने जाते हैं। अफ्रीका के जंगल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा डाइवर्स माने जाते हैं। इनके बाद सबसे ज़्यादा अफ्रीकन जंगल भी डाइवर्स माने जाते हैं। तो ट्रॉपिक इज़ वेरी रिच। ट्रॉपिक जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा रिच है फॉर द बायोडाइवर्सिटी। एंड वाई ट्रॉपिक इज सो मच रिच? वाई tropics they are so much rich? why? ये इतने ज़्यादा रिच क्यों हैं इन बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी में इतने ज़्यादा रिच क्यों हैं? इसका आंसर हम लोग इसको याद करने के बाद ढूंढते हैं कि वाई दे आर सो मच रिच। चलिए लर्न करते हैं एक डाटा। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट दुनिया के सबसे घने जंगल और सबसे डाइवर्सिटी वाले जंगल, जिनमें प्लांट की लगभग 40,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। एनिमल में 2 प्रकार के एनिमल, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट लगभग 1,25,000 प्रकार के पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट में 5 लोग, फिश लगभग 3,000 प्रकार की, एम्फीबिया लगभग 427 स्पीसीज, रेप्टाइल्स लगभग 378 स्पीसीज, बर्ड्स लगभग 1300 स्पीसीज एंड मैमल्स लगभग 427 स्पीसीज। और मैंने ये बताया कि ये सारा एरिया ट्रॉपिक रीजन का है। आज बताए गए डाटा में आपके पास क्या क्या बचा? चलिए अगर आप बिना बोर्ड देखे बता देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। बोलिए। ओके, कोलंबिया बर्ड्स 1400, इसके बाद न्यूयॉर्क 105, ग्रीनलैंड 56, इंडिया 1200। ओके, इसके बाद प्लांट का वेरिएशन बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिक इट इज अबाउट 10 टाइम। इसके बाद अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो अभी लिखा, प्लांट 40,000, एनिमल में इनवर्टिब्रेट 1,25,000, वर्टिब्रेट में फिश 3,000, एम्फीबिया 427, रेप्टाइल्स 378, बर्ड्स 1300 जो कि उन दोनों के बीच की हैं, 1400 कोलंबिया में, 1200 इंडिया में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 1300। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज मैमल। मैमल इज फॉर 427। सो व्हाई देयर इज सो मच डाइवर्सिटी? ट्रॉपिकल डाइवर्सिटी, ट्रॉपिकल रीजन जो है, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इनमें बहुत डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इज यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। एंड व्हाई इट इज सो? इसका क्या कारण है कि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है? ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी ज़्यादा होने का कारण आपकी बुक ने 3 कारणों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। वैसे तो देयर आर सो मैनी, अबाउट 9 to 10 कॉज, दसियों कॉज हैं, लेकिन बुक ने 3 मुख्य कारण पढ़ाए हैं। मैं वो 3 मुख्य कारण पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पहला कॉज है बेटा इवोल्यूशन टाइम, टाइम फॉर इवोल्यूशन। और इसको टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। अब आपके सामने मैं अर्थ बनाता हूं, और अर्थ जब से बनी है तब से उसका इक्वेटर रीजन है, तब से उसका नॉर्थ पोल है, तब से उसका साउथ पोल है। ऐसा नहीं कि अर्थ में ट्रॉपिक रीजन पहले बन गया, टेम्परेट बाद में बना। नो, अर्थ जब से बनी है तब से टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सब जगह पर एक ही जैसा टाइम बिहेव कर रहा। टाइम की जो साइकिल चल रही वो एक जैसा चल रहा। देन मैंने यहाँ पर टॉपिक क्यों लिखा? टाइम फॉर इवोल्यूशन। टाइम फॉर इवोल्यूशन का मतलब है अनडिस्टर्ब टाइम, यानी जब से धरती बनी है तब से कौन सा रीजन कितना अनडिस्टर्ब रहा। जितना ज्यादा अनडिस्टर्ब रहेगा उतना इवोल्यूशन के चांसेस हैं। व्हाट आई मीन टू से? आई मीन टू से कि जो ये ट्रॉपिक रीजन है, ये देखिए ध्यान से, ये जो ट्रॉपिक रीजन है
इनका वर्ष भर मौसम एक जैसा है, दे हैव सिमिलर क्लाइमेट। देयर इज अ लो वेरिएशन इन क्लाइमेट। इनमें वेरिएशन बहुत कम है, और वेरिएशन बहुत कम होने की वजह से हम बोल सकते हैं इनमें वर्ष भर गर्मी है और वर्ष भर बारिश है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या हुआ, खूब सारी सनलाइट पड़ती है इस एरिया में, खूब सारा इवेपोरेशन होता है, खूब सारे बादल बनते हैं, बादल बरस जाते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ साल भर गर्मी है और साल भर बारिश है। तो जो ट्रॉपिकल एरिया है इट इज अनडिस्टर्ब्ड, ये अनडिस्टर्ब्ड है। और अगर अनडिस्टर्ब्ड है तो इस एरिया में रहने वाले स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है ये भी अनडिस्टर्ब रहा होगा। यानी हजारों, सैकड़ों और मिलियंस ईयर से जो इवोल्यूशन चल रहे हैं उनमें कोई खराबी नहीं हुई है। कहां पर, ट्रॉपिकल रीजन पे। और ये जो इवोल्यूशन है दे विल लीड इनटू स्पेसिएशन, इन्होंने स्पीसीज का फॉर्मेशन करना चालू किया। अब आप कहेंगे व्हाट इज स्पेसिएशन? स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब आपको लगता होगा कि नई स्पीसीज भगवान बनाता है। यस, हम सब लोगों में बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नई स्पीसीज, नए प्राणी भगवान बनाता है, लेकिन विज्ञान ये मानती है कि जो नई स्पीसीज होती हैं वो पुरानी स्पीसीज से इवॉल्व होकर बनती है। जैसे हम लोगों की हिस्ट्री मंकीज की तरफ ट्रेस की जाती है कि हम लोग मंकीज और एप से इवॉल्व हुए हैं। तो हो क्या रहा है कि अगर इस दुनिया में इवोल्यूशन ना होता तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन ना होता। और इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? अनडिस्टर्ब्ड टाइम। और अनडिस्टर्ब्ड टाइम कहां पर ज्यादा मिल रहा है? टाइम फॉर इवोल्यूशन, अनडिस्टर्ब्ड टाइम इज इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। व्हाई देयर इज नो डिस्टर्बेंस? बिकॉज यहां पर साल भर मौसम एक जैसा है, ग्लेशिएशन नहीं है, एक ही जैसा मौसम है। अब आइए आप टेम्परेट रीजन में, लेट सपोज दिस इज अ टेम्परेट रीजन, ये वाला रीजन जो मैं बना रहा हूं ये टेम्परेट रीजन है। अब इस टेम्परेट रीजन में क्या खराबी है? टेम्परेट रीजन की खराबी ये है कि यहां पर ग्लेशियर्स बहुत है, यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। और आपको मालूम है ग्लेशियर्स में एवलांचेस आते रहते हैं, और एवलांचेस आने की वजह से ग्लेशिएशन और भी बढ़ता और घटता रहता है। ग्लेशिएशन बढ़ना और घटना, बर्फ का जमना और घटना कम होता रहता है। इसकी वजह से यहां पर जो बेटा स्पीसीज हैं वो डिस्टर्ब्ड रहती हैं। इवोल्यूशन चल रहा था, अचानक ग्लेशिएशन हुआ, जो नई स्पीसीज बनने वाली थी वो उसमें दब के मर गई, खत्म हो गया, एक्सटेंट हो गया। यानी टेम्परेट रीजन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब है। तो टाइम उतना ही है लेकिन डिस्टर्ब टाइम है। सो देयर इज स्लो स्पेसिएशन, यहां पर बहुत स्लो स्पेसिएशन होता है, या स्पीसीज, नई स्पीसीज का बनने का चांसेस बहुत कम है। न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन इज लेस। तो अब आप मुझे बताइए, जहां पर ज्यादा बेटा इवोल्यूशनरी टाइम है, जहां पर टाइम दोनों को बराबर मिला है, दोनों एक ही समय से धरती पे पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में इवोल्यूशनरी टाइम बेटर किसको मिला है? ट्रॉपिक को। और इवोल्यूशनरी टाइम खराब किसको मिला है? टेम्परेट को या पोलर एरिया को। टेम्परेट या पोलर एरिया को इवोल्यूशनरी टाइम खराब मिलने का कारण यह है क्योंकि ये रीजन बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से जो स्पेसिएशन है बड़ा स्लो है। तो मैं आपको पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा देता हूँ, आप इतना ही बोलिएगा, स्पेसिएशन। यही अगर टॉपिक आप याद रखेंगे, स्पेसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। इट नीड, स्पेसिएशन नीड अनडिस्टर्ब्ड इवोल्यूशनरी टाइम, अनडिस्टर्ब्ड टाइम फॉर इवोल्यूशन। और अगर आप अपने दिमाग में केवल इतना ही बात रखते हैं कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, इन ट्रॉपिकल एरिया में अनडिस्टर्ब टाइम है इवोल्यूशन का, और इसी वजह से यहाँ स्पेसिएशन, फिर से सुन लो, स्पेसिएशन पॉइंट नंबर 1 ये ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा स्पीसीज बनेगी तो ज़्यादा ही पाई जाएंगी, और अगर ज़्यादा स्पीसीज बनी, ज़्यादा पाई गई, तो इस वजह से यहाँ पर स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई। दिस इज़ वन रीजन। अभी बहुत सारे रीजन हैं
ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी के मैक्सिमम होने के कारण। चलो भाई, पहला कारण ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, उसका पहला कारण है द ट्रॉपिकल रीजन हैव अनडिस्टर्ब टाइम फॉर इवोल्यूशन। अनडिस्टर्ब टाइम फॉर इवोल्यूशन से क्या हुआ, यहाँ पर इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुए, इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुए तो स्पीसीज बहुत बनी, स्पीसीज बहुत बनी तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ गई। वहीं टेम्परेट रीजन में ग्लेशियर्स वगैरह बनते रहते हैं, ग्लेशिएशन होता रहता है, टाइम उतना ही मिला लेकिन डिस्टर्ब मिला, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन वहाँ पर लेस हुई और लेस न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको लर्न करने के लिए बोला, भूल भी जाएं तो रट्टा मार ले, स्पीसीएशन नीड अनडिस्टर्ब टाइम फॉर द इवोल्यूशन। नाउ द सेकेंड टॉपिक, नाउ द सेकेंड पॉइंट जिसकी वजह से हमारा ट्रॉपिक रीजन इतना बढ़िया है स्पीसीज डाइवर्सिटी में, इट इज़ निश। वैसे इसे निश बोलते हैं, कुछ लोग इसे निके बोलते हैं, कुछ लोग नीचे बोलते हैं, आपको जो भी बोलना है बोलिए। मैं इसे निके बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में मुझे आसानी हो जाती है। बाकी निश स्पेशलाइजेशन, निश स्पेशलाइजेशन दूसरा कारण है जिसकी वजह से ट्रॉपिक रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है। एंड नाउ व्हाट इज दिस निके और निश स्पेशलाइजेशन, समझने की कोशिश करिए। होता क्या है, अभी अभी मैंने बोला कि हम बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं फॉर द ट्रॉपिक्स रीजन। ट्रॉपिक रीजन का जो क्लाइमेट है इट इज प्रेडिक्टेबल। अगर ट्रॉपिक रीजन का बेटा क्लाइमेट प्रेडिक्टेबल है तो हम बोल सकते हैं कि ये हॉट रीजन है और ह्यूमिड रीजन है, यहां खूब सारी रेन होगी और ये कभी कम नहीं होगी, ये वर्ष भर साल भर गर्मी साल भर बारिश प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया में साल भर गर्मी पड़नी है, साल भर बारिश होनी है। इसीलिए यहाँ के जंगलों के बारे में बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जब हमें अपना क्लाइमेट मालूम है तो हम अपना हैबिटेट अपने क्लाइमेट के हिसाब से बनाएंगे। अब ये कहानी बड़ी अजीब है। कहानी अजीब ये है कि अगर मैं बोलूं कि हम चेरापूंजी में एक ऐसा मकान बना रहे हैं जिस मकान की छत में वाटर रेजिस्टेंट या वाटर रेजिस्टेंट चीज़ें नहीं हैं, वाटर को रोकने के लिए जगह नहीं है, तो हम मूर्ख हैं। क्योंकि हमें मालूम है चेरापूंजी में या फिर कहीं उस जगह उस एरिया में बारिश बहुत होती है, तो हमें कुछ वाटर रेजिस्टेंट कंटेंट अपनी छत पे डालने पड़ेंगे ताकि बारिश को हमारी छतें झेल सकें। तो हम अपना हैबिटेट अपने क्लाइमेट के हिसाब से ही बनाते हैं। ठीक ऐसे स्पीसीज भी अपने क्लाइमेट के हिसाब से अडाप्ट करती हैं अपने फंक्शन में। तो एक्चुअली जो ये शब्द है निश या फिर निके, व्हाट इट मीन्स, निश और निके, इट इज अ हैबिटेट विथ फंक्शंस। यानी कोई भी स्पीसीज अपने चारों तरफ के हैबिटेट में कौन कौन से फंक्शंस कर रही है, उस हैबिटेट को उस फंक्शन के साथ जोड़कर हम बोलते हैं निके। तो जो स्पीसीज जहां रहेगी वो अपने हैबिटेट के हिसाब से अपने फंक्शन को डिसाइड करने लगती है, इट इज नोन एज निके। तो याद रखना, क्योंकि यहां का क्लाइमेट बहुत प्रेडिक्टेबल है, ट्रॉपिक रीजन का क्लाइमेट बहुत प्रेडिक्टेबल है, तो यहां पर रहने वाले प्राणी अपना जो घर, अपना जो घोंसला बनाएंगे वो ओपन में पक्षी कभी नहीं बनाएंगे। उन्हें मालूम है ओपन में बनाने पर क्या होगा, पानी बरसेगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो वो अपना हैबिटेट और अपने फंक्शंस स्पेशलाइज कर बैठे हैं, और स्पेशलाइज कर बैठने की वजह से दे गॉट अडॉप्टेड, दे आर अडॉप्टेड फॉर द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट के लिए अडॉप्टेड हैं, और एनवायरमेंट के लिए अडॉप्टेड होने की वजह से इनको अडॉप्टेशन हो चुके हैं, इसलिए इनको माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो माइग्रेशन, इनके माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जिस हैबिटेट में रहते हैं उस हैबिटेट में रह लेते हैं और उसी में अडॉप्ट कर जाते हैं। देयर इज नो माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन नहीं है तो इनके एक्सटिंक्शन लेस है, लेस एक्सटिंक्शन है। यानी यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनका एक्सटिंक्शन भी, उनका मरना या उनका स्पीसीज का मरना भी लेस है, कम, धीरे धीरे स्पीसीज मरेगी, एक्सटिंक्शन कम होगा। जब तक कि मैं टेम्परेट रीजन आपको ना समझा दूं तब तक आपको ये लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अब आप टेम्परेट रीजन के बारे में बात करिए।
टेम्परेट रीजन में कुछ मौसम ऐसे हैं जो बड़े हॉट हैं, यानी काफी गर्मी है, उस हिसाब से काफी गर्मी है, और कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर स्नोफॉल है, भयानक स्नोफॉल है। अब अगर आप साइबेरिया के बारे में बात करें तो साइबेरिया जो एरिया है वहां पर एक्चुअली वो सब पोलर और टेम्परेट रीजन का एरिया है। वहां पर रहने वाले लोग गर्मियों में तो जैसे तैसे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन सर्दियों में जब सब कुछ आइस डिपॉजिट हो जाता है तो जो पक्षी रह रहे पेड़ में अगर वो वहीं रुक गए तो बताइए क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे और पूरी तरीके से फ्रीज हो जाएंगे, और फ्रीज हो जाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए जो टेम्परेट रीजन है बेटा, टेम्परेट रीजन के लोगों का निके स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनका हैबिटेट और उनके फंक्शन एडाप्टेड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इनमें देयर आर लॉट्स ऑफ माइग्रेशन। और जब भी बेटा माइग्रेशन ज्यादा होंगे, याद रखना एक्सटिंक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। जो बर्ड्स वहां से चली हैं जरूरी नहीं कि वापस सही सलामत लौट पाएं। और एक और अजीब बात है कि ये माइग्रेशन होकर जा कहां रही है? माइग्रेशन का मतलब है ये जगह तो छूट रही है, इस जगह के लिए तो ये माइग्रेशन हुआ ई माइग्रेशन। लेकिन यकीन मानिए ये जो उड़ी हैं पक्षी जो उड़े हैं ये माइग्रेट होकर एक्चुअली ट्रॉपिक रीजन में आते हैं, और ट्रॉपिक रीजन में न्यू कॉलोनाइजेशन नाम का छोटा सा शब्द लिख रहा हूं। न्यू कॉलोनाइजेशन का मतलब नई कॉलोनी बनती हैं, एंड दीज न्यू कॉलोनी आर टेम्परेरी। भले ही ये टेम्परेरी हैं लेकिन यहां पर ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को घटा देंगी कि बढ़ा देंगी? बढ़ा देंगी। इसलिए देखिए निके स्पेशलाइजेशन कितना जरूरी है। अगर निके स्पेशलाइजेशन हो, निश स्पेशलाइजेशन हो तो पक्षियों का माइग्रेशन नहीं होगा, एक्सटिंक्शन कम होगा। और टेम्परेट रीजन में निके स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ के पक्षी जो है वो माइग्रेट करते हैं, उड़ जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ते रहते हैं। और अगर एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती रहती है। और यही कारण था कि ग्रीनलैंड तक आते आते आपने 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाई। वही बर्ड्स जब आप ट्रॉपिक रीजन में थे, कोलंबिया में थे, तो आपको वहाँ पर लगभग 1400 स्पीसीज मिली। तो आप ये जानिए स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी का निके स्पेशलाइजेशन से बहुत लेना देना है। चलिए लर्न करिए। पहला कारण मैंने आपको क्या बताया? आप भूल गए। पहला कारण मैंने आपको बताया, यस इट इज स्पेसिएशन। और स्पेसिएशन जो हो रहा है उसके लिए जो फैक्टर काम करता है, द फैक्टर इज अनडिस्टर्ब टाइम। ट्रॉपिक रीजन को अनडिस्टर्ब टाइम ज़्यादा मिला है, इसलिए वहाँ इवोल्यूशन ज़्यादा हुआ है, और इवोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ स्पेसिएशन भी ज़्यादा हुआ है। वन थिंग। दूसरी चीज़, हम लोगों ने अभी अभी निके स्पेशलाइजेशन में इतनी चीज़ें पढ़ी, लेकिन निके स्पेशलाइजेशन में मैंने 2 बातें और पढ़ाई हैं। तो जो बच्चा होशियार होगा इसे 2 पॉइंट की बजाय 4 पॉइंट समझेगा। पहला पॉइंट स्पेसिएशन, दूसरा पॉइंट निके स्पेशलाइजेशन, तीसरा लेस एक्सटेंशन, नंबर 4 माइग्रेशन एंड न्यू कॉलोनाइजेशन। माइग्रेशन 2 प्रकार के, ई माइग्रेशन जहाँ से जाएगा, टेम्परेट रीजन से जाएगा, और आई माइग्रेशन जहाँ आएगा वहाँ न्यू कॉलोनाइजेशन होगा। चलो चारों टर्म एक साथ। यस, पहला, वैसे तो बहुत लिखना है लेकिन पहला स्पेसिएशन, दूसरा यस निके स्पेशलाइजेशन, तीसरा माइग्रेशन, एंड नंबर चौथा इट इज न्यू कॉलोनाइजेशन और आई माइग्रेशन। और इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक में क्यों बढ़ने लगी। नाउ द थर्ड रीजन, और इट इज़ वेरी मच, ये तो बहुत ही ऑब्वियस रीजन है जो हर बंदे को देखना चाहिए। जो थर्ड रीजन है वो है बेटा सोलर अवेलेबिलिटी। सोलर अवेलेबिलिटी का मतलब है सनलाइट अवेलेबिलिटी। सनलाइट अवेलेबिलिटी, अब इतनी ज्योग्राफी तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखी है कि जो अर्थ का ट्रॉपिक एरिया है, अर्थ का जो ट्रॉपिक एरिया है, दिस इक्वेटर एरिया, यहां पर जो सनलाइट की पड़ रही हैं वो परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं। अगर परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं तो ये परपेंडिकुलर रेस की इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ सन रेज पर यूनिट एरिया मोर है, और यही सन रेज जब बेटा पोल पर जा रही हैं तो ये टेंजेंशियल पड़ रही हैं। तो अगर मैं इसे मानूं सन, तो सन से आने वाली ये रही सनलाइट,
तो ये जो सनलाइट है इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है ट्रॉपिक रीजन में। ट्रॉपिक रीजन में सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, टेम्परेट रीजन और पोल तक जाते जाते ये सनलाइट की अवेलेबिलिटी कम होते जाएगी। और अगर बेटा इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट यहां मैक्सिमम है, तो बताइए पार भी मैक्सिमम होगा। आपको मालूम है सनलाइट जो पड़ रही है उसमें पार होता है। व्हाट इज पार? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और इस पार की वजह से इस रीजन में फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम होगी। और बेटा फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुई तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जिस जगह पर प्रोड्यूसर ज्यादा, अब देखिए आप फूड चेन को याद करिए, मैंने बोला प्रोडक्टिविटी करने वाले लोग कौन? प्रोड्यूसर। तो जहां प्रोड्यूसर ज्यादा, दैट इज प्लांट ज्यादा, वहीं पर उनको खाने वाले कंज्यूमर ज्यादा। कंज्यूमर मतलब एनिमल ज्यादा। और बताइए बेटा मैंने क्लास शुरू करने के पहले या इकोलॉजी शुरू करने के पहले प्लांट को नाम क्या दिया था? फ्लोरा। और एनिमल को नाम क्या दिया था? फाना। तो बताइए फ्लोरा और फाना जहां ज्यादा वहां बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा। ये तो बड़ा ऑब्वियस कारण है जो आपको दिखाई पड़ना चाहिए। तो सोलर अवेलेबिलिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होने की वजह से पार ज़्यादा मिलता है, पार का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिवेशन रेडिएशन, उसे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी। फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी और बायोमास ज़्यादा होगा। प्रोडक्टिविटी और बायोमास ज़्यादा होगा तो उसको खाने वाले कंज्यूमर ज़्यादा होंगे। तो जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर उतने ही ज़्यादा कंज्यूमर। तो एक रूल है, जहाँ ज़्यादा फ्लोरा वहीं ज़्यादा फाना। और फ्लोरा और फाना मिलकर के क्या क्रिएट कर देंगे? बायोडाइवर्सिटी। और इस तरीके से इस रीजन में बायोडाइवर्सिटी आपको मैक्सिमम मिलने लगेगी। तो अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के 3 कारण, हम लोगों के टोटल 5 कारण। चलिए गिनते जाइए। पहला कारण था स्पेसिएशन, और वो भी अनडिस्टर्ब टाइम फॉर इवोल्यूशन। जितना ज़्यादा अनडिस्टर्ब टाइम होगा इवोल्यूशन के लिए स्पीसीज उतनी ज़्यादा। दूसरा कारण जो हम लोगों ने पढ़ा था निके स्पेशलाइजेशन और निश स्पेशलाइजेशन, और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था ई माइग्रेशन और माइग्रेशन। इसके अलावा न्यू कॉलोनाइजेशन, लेस एक्सटिंक्शन। और इसके अलावा हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा हाई प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा। अब इतना पढ़ते पढ़ते हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। यकीन मानिए इस टॉपिक को लेकर के कई बार बड़े मुश्किल में बच्चे फंसते हैं। इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले मैं नाम लिख देता हूं इस टॉपिक को। द टॉपिक इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। कई बार ये ब्रैकेट में सार के नाम से, SAR के नाम से लिखा हुआ भी मिल सकता है। व्हाट इज सार? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यकीन मानिए जितना हम लोग इसमें प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं उतने ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। पहले मैं बता दूं, पढ़ा तो मैं दूंगा बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की, जो मुझे आता है उस कोशिश करूंगा। लेकिन आपको सबसे पहले इस टॉपिक को इस तरीके से देखना है कि क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, वन थिंग। दूसरी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा कि इसका मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। तो सार पढ़ाने के पहले या ग्राफिकल या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के पहले मैं सार से जुड़ी हुई कुछ नॉर्मल बातें जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो याद करते हैं। पहली बात तो एक साइंटिस्ट है या नेचुरलिस्ट है, इनका नाम याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बन चुका है। इन नेचुरलिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक क्वेश्चन आएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर मेरे कहने पर आप ओपन कर लीजिए। आप लाइव क्लास में पेज नंबर 262 और 262 में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स के नाम पर एक छोटा सा टॉपिक है। उसमें एक वैज्ञानिक या फिर एक नेचुरलिस्ट का नाम दिया गया है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कई टीचर इस बात पर भी बड़ा फोकस करते हैं, मैं भी कर दे रहा हूँ कि ये कहाँ के रहने वाले थे। जर्मनी इनका देश है, जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। आप देख लीजिए बुक में शायद जर्मनी ही होगा। वॉन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट थे, ओके सही है, ये जर्मनी के रहने वाले हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और इन्होंने अपने कुछ प्रयोग, अपने इकोलॉजिकल प्रयोग और अपनी चीज़ें, रिसर्चेस इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में किया।
साउथ अमेरिकन जंगल। साउथ अमेरिकन जंगल्स में जाकर के इन्होंने कुछ चीज़ों का पता लगाया और पता लगाने के बाद एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप ड्रॉ की, और वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ पहले मैं पूरा का पूरा पॉइंट लिखूँगा। ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपकी बुक से लिख रहा हूँ, पेज नंबर है 262, ताकि आपको लगे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एज इट इज़ है। लिखा हुआ है विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। इस सेंटेंस को हम लोग अपना पॉइंट ऑफ डिस्कस बनाते हैं, डिस्कस करेंगे इस बात को। तो पहले लिखते हैं विद इन अ रीजन। तो एक पॉइंट हमें मिल गया कि स्पीसीज एरिया एवं ही कहीं पर नहीं है, कोई पर्टिकुलर रीजन है, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन में बी हैबिटेट, में बी इकोसिस्टम, छोटा इकोसिस्टम, में बी बायोम्स, में बी कॉन्टिनेंट। अब जितना बड़ा रीजन होगा उतना बड़ा डिस्कशन होगा। तो विद इन अ रीजन, ओके, विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेस। Species richness increases on increasing explored area of that region. अब अगर मेरे सामने कोई टीचर इस तरीके से लिख दे तो मेरे को तो लगेगा पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आएगा। मैं यहां से उठ करके आपके सामने एक ब्रेन में आपसे बोलता हूं, आप एक अपने दिमाग में जंगल को लाइए। अब आप जंगल में एंट्री करना चाह रहे हैं। जब आप जंगल में एंट्री करते हैं उस समय आप पूरे जंगल का एरिया एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सप्लोर मतलब खोज नहीं कर पा रहे। तो आपका कुछ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक नजर जाएगी, उस एरिया की चीजें देख पाओगे। तो ये कह रहे जैसे जैसे जंगल का एरिया ज्यादा देखते जाएंगे आप, जितना ज्यादा आप एरिया में घुसेंगे, जितना ज्यादा आप एक जंगल के अंदर घुसेंगे, उतनी ज्यादा स्पीसीज मिलती जाएंगी आपको, उतनी ज्यादा स्पीसीज मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, नई नई स्पीसीज मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये तो बड़ा नॉर्मल बात है। हम लोग अपने गांव जाएं, जंगल जाएं, किसी भी जंगल के अंदर घुसने की कोशिश करें या आम के बाग में घुसने की कोशिश करें, तो अभी तुम्हें शुरुआत में सारे आम के पेड़ ही दिख रहे होंगे अभी बाहर से देखने पर। अंदर जाने पर तुम्हें लगेगा वहाँ घास भी है, नींबू का पेड़ भी है, बबूल का पेड़ भी है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ दैट रीजन। पहला ये पॉइंट पढ़िए, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर एरिया ऑफ दैट रीजन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मैंने इस तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये बनाया, दूसरा पॉइंट ये बनाया, तीसरा पॉइंट ये लिख रहा, अप टू अ सर्टेन लिमिट। ऐसा नहीं कि आप एरिया बढ़ाते जाएंगे और स्पीसीज का रिचनेस बहुत बढ़ता जाएगा। नहीं, एक समय ऐसा आएगा पूरा एरिया एक्सप्लोर कर चुके होंगे। अब उस एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद अब खेत में चले गए और एरिया एक्सप्लोर करने लगे, तो क्या जो जंगल की स्पीसीज रिचनेस थी क्या वही खेत की मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप सोचिए, एक जंगल है, उस जंगल के चारों तरफ खेत हैं, आपने जंगल का एरिया एक्सप्लोर करना चालू किया, पूरा जंगल ढूंढ डाला, स्पीसीज मिलती गई, बढ़ती गई। अब जंगल के बाहर आप आ गए खेत में, बताइए खेत में भी नई स्पीसीज मिलेंगी, नो डाउट, लेकिन क्या उनके मिलने का चांसेस, उनके मिलने का जो ग्रेडियंट होगा क्या वही होगा, वही सेम तरीका होगा? नहीं, अप टू अ सर्टेन लिमिट। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी केवल और केवल मैं उन क्वेश्चन को बात कर रहा हूँ जो आपको आने चाहिए। चलिए, सबसे पहले स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो सार के नाम से जाना जाता है, इसको खोजने वाले, इसको बताने वाले साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, और इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में अपने कुछ प्रयोग किए। वहाँ पर इन्होंने स्पीसीज रिचनेस काउंट की। स्पीसीज रिचनेस काउंट करते करते ही एक सेंटेंस को दे पाए और उस सेंटेंस को मैथमेटिकली प्रूव कर पाए। अगर बोर्ड में वो अगर वो सेंटेंस ना लिखा हो और आप बता पाएँ तो समझ में आएगा कि आपको आता है। चलिए, मैंने उस सेंटेंस को 3 पोर्शन में ब्रेक किया, 1 2 3। आप वो 3 पोर्शन मेरे को बता दीजिए। पहला पोर्शन, विद इन अ रीजन, विद इन अ रीजन, द रीजन में भी हैबिटेट, में भी इकोसिस्टम, में भी कंटिनेंट, में भी
है ना, बायोम में भी कुछ भी हो सकता है। दैट रीजन, जो रीजन होगा वो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ा। विद इन अ रीजन द स्पीसीज richness increases on the increasing explored area of that region but up to a certain limit। एक सर्टेन लिमिट तक ये एरिया इंक्रीज करने पर स्पीसीज का नंबर बढ़ता जाएगा। कुछ लिमिट के बाद अगर आपने एरिया बढ़ाया तो फिर स्पीसीज रिचनेस बढ़ने वाली नहीं है। ओके, अगेन अब मैं स्पीसीज एरिया के मैथमेटिकल इक्वेशंस ड्रॉ करने जा रहा हूं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं सार, दैट इज नोन एज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। यकीन मानिए आपको तीन पोर्शन में अपना पॉइंट याद रखना है। यस, पहला पोर्शन है इन अ पर्टिकुलर रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो सार के अनुसार से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के हिसाब से जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हैं और बाकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्रॉ की वेयर सी एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन S is equal to CA to the power Z, where S is equal to species richness। Species richness का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज, where C is a constant। क्या कांस्टेंट है? जब तक मैं एक ग्राफ नहीं बना लेता तब तक ये कांस्टेंट आपको समझ में नहीं आएगा। where A is a explored area, and Z is a regression coefficient। and this is again a constant। ये भी एक कांस्टेंट है। मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया, पर आपके दिमाग में, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं तो कोई ना कोई ग्राफ चल रहा होगा, प्लीज उस ग्राफ को दिमाग से हटा दीजिए। पहले तो मैंने कोई ग्राफ नहीं बनाया तो मैं बोलूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट, मैंने इसमें इंटरसेप्ट कहीं नहीं लिखा। देखिए, मैंने कहीं पर भी यहां पर इंटरसेप्ट नहीं लिखा, ना मैंने यहां पर आपको बताया कि tan थीटा क्या, क्योंकि मैं ग्राफ की तरफ चल ही नहीं रहा हूं। प्लीज मेरे साथ इतना दोहराइए। सार की जो इक्वेशन है उसमें लिखा गया S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z, वेयर S इज स्पीसीज रिचनेस, C इज अ कांस्टेंट, A इज अ एक्सप्लोर्ड एरिया, ओके, Z इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट और द कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन से हमें क्या ड्रॉ हो रहा है? इक्वेशन से ये लग रहा है कि अगर C कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। सीरियस, सब लोग याद ध्यान दें, अगर C एक कांस्टेंट है तो इसकी तो वैल्यू कांस्टेंट होगी फॉर पर्टिकुलर कैलकुलेशन। अब जितना ज्यादा एरिया बढ़ाते जाओगे तो उस एरिया पे जो डिपेंडेंसी है वो पावर पर डिपेंडेंट है, Z के पावर पर डिपेंडेंट है। अगर Z फिक्स है तो S की डिपेंडेंसी एरिया पर फिक्स होगी। प्लीज एक बार और ध्यान से, अगर मैं बोलूं S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z, इसका मतलब है स्पीसीज रिचनेस इस कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और कांस्टेंट तो फिक्स होता है, कांस्टेंट एक्चुअली फिक्स होता है, तो इस पे डिपेंड करने के बजाय ये ए पर डिपेंड कर रही है। ए का मतलब एरिया, और एरिया जितना ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं स्पीसीज रिचनेस उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। एस विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग ए, लेकिन ए पर जो इंक्रीज है वो यूनिटरी नहीं है, यहां पर पावर 1 नहीं है कि जितना एरिया बढ़ाओगे उतनी स्पीसीज बढ़ेगी, ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगी जेड पर। और अगर Z वेरिएबल हुआ, माय डियर प्लीज ध्यान से सुनिए, अगर Z वेरिएबल हुआ, A की पावर Z, अगर Z वेरिएबल हुआ तो एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ेंगी, लेकिन ये बढ़ना फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? वेरिएबल। व्हाट आई मीन टू से, बड़ा मुश्किल है। फिर यहीं से मैथमेटिकल इक्वेशन चालू होती है। S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। मैं खूब टाइम लेकर बता रहा हूं। S इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस, C इज नोन एज कांस्टेंट। वो कौन सा कांस्टेंट है मैं ग्राफ बनाकर बताऊंगा। A इज एक्सप्लोर एरिया, Z इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। मैंने कहा मैंने अभी तक कोई भी ग्राफ डायग्राम नहीं बनाया, मैं एक तुक्का मार रहा हूं कि आप बिना किसी ग्राफ को देखे कुछ समझ पाए। और आपसे मैं कह रहा हूं S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। व्हाट आई मीन टू से,
कि अगर C कांस्टेंट है तो S की डिपेंडेंसी A पर गई, अगर A पर गई तो A के ऊपर पावर है Z की, तो मैं कह रहा हूं S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर Z। अगर Z की वैल्यू 1 हो माय डियर, तो बताइए स्पीसीज रिचनेस एरिया बढ़ाने पर यूनिफॉर्मली बढ़ेंगी कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर Z की वैल्यू वेरिएबल हो तो बताओ एरिया पे डिपेंडेंसी फिक्स रहेगी, वेरिएबल रहेगी? वेरिएबल रहेगी। और यकीन मानिए Z की वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं और कैलकुलेट करके इनकी वैल्यूज आई हैं 0.1 टू 0.2। इसका मतलब है Z की वैल्यूज जो है वो वेरिएबल है, वो रेंज में है, रेंज में है। इसका मतलब यह है एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन उसका बढ़ना फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो अब आप कहते हैं सर किस बात पर वेरिएबल है? तो किस बात पर वेरिएबल है, इस बात को समझने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ। एक ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। मैं आपकी बुक के दोनों ग्राफ को अलग अलग पढ़ाऊंगा। पहले मैं एक ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, एंड दिस ग्राफ इज ऑन अरिथमेटिक एक्सेस। ये अरिथमेटिक एक्सेस पर खींचा गया ग्राफ है। इसमें मैंने लॉग वैल्यूज नहीं ली। मैं पहले से बढ़ा दूं, आप लोगों ने बहुत बार लॉग वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोग लॉग वैल्यूज के साथ ही जाने की कोशिश करते हैं। मैं अभी जो ग्राफ बनाने जा रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ ऑन द अरिथमेटिक एक्सेस। मैं अरिथमेटिक एक्सेस पर ये ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं। और अरिथमेटिक एक्सेस पर जब ये ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं तो मैं केवल ये इक्वेशन ले रहा हूं, S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z। और चूंकि A पर S का जो डिपेंडेंसी है वो वेरिएबल है, तो मैं इसका ग्राफ खींचता हूं जिसमें मैं Y एक्सिस पर S लेता हूं। S इज नोन एज स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस, ओके। एंड X एक्सिस पर मैं लेता हूं एरिया, और एरिया की अपनी कुछ यूनिट होती है। लेट सपोज मैं यहां पर लेता हूं मीटर स्क्वायर। यहां पर जो एरिया मैंने लिया है मीटर स्क्वायर, तो बताइए अगर मैं ये 0 से शुरू करूं, मीटर स्क्वायर एरिया 0 मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब क्या है आप मुझे बताएं, तब मैं एक ग्राफ आगे बढ़ा पाऊंगा। 0 मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब है देयर इज नो एरिया। इसका मतलब जब एरिया ही नहीं तुमने ढूंढा तो बताओ स्पीसीज मिलेगी कि नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको ये डायग्राम 0 से चालू होता दिखाई नहीं पड़ेगा। चलिए मैं एरिया को मीटर स्क्वायर में ले रहा हूं, तो मान लीजिए ये 10 मीटर स्क्वायर है, ये 20 मीटर स्क्वायर है, ये 30 मीटर स्क्वायर है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, एंड सो ऑन। ये मीटर स्क्वायर में एरिया है। प्लीज मेरे साथ थोड़ी मदद करिए। अगर 10 है तो ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 आया होगा। तो 0 की बजाय मैं ये मान के चलूं जहां पर वैल्यू 1 हो, ये रही वो 1 मीटर स्क्वायर, उस मीटर स्क्वायर पर कुछ ना कुछ स्पीसीज प्रेजेंट होंगी, और वो प्रेजेंट स्पीसीज धीरे धीरे आपको इस ग्राफ में मिलेंगी। सी दिस। आप पहली चीज याद रखिए, मैंने ग्राफ को कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया में जितनी स्पीसीज को पा रहे, दिस स्पीसीज, ये जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज का जो इंटरसेप्ट है, दिस इंटरसेप्ट इज प्रेजेंट इन y एक्सिस। किस एक्सिस में प्रेजेंट है? y एक्सिस में। तो व्हाट इज s? s इज स्पीसीज रिचनेस। जैसे जैसे तुम बेटा एरिया बढ़ाते जाओगे, जितना जितना एरिया में आगे बढ़ते जाओगे, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब भी आप स्टार्ट करोगे तो स्पीसीज रिचनेस कुछ ना कुछ तो होगी, और वो स्पीसीज रिचनेस तुमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया में देखी है, दैट वैल्यू गिव यू C। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कई बार बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। अब आपको जो C की वैल्यू है जो मैंने यहां लिखी थी, मैंने बोला था C इज अ कांस्टेंट। अब मैं लिख सकता हूं C इज अ कांस्टेंट, यस इट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस।
ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कब है? जब एरिया 0 है कि यूनिट है, यूनिटरी है। प्लीज प्लीज ध्यान से सुने, c की वैल्यू अजीब कांस्टेंट वाली वैल्यूज है, प्लीज ध्यान दें। c इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट। आपको मैं कहूंगा, आप हंस देंगे। दिस इज द कांस्टेंट विच इज वेरिएबल। आप कहेंगे क्या मतलब है? यस, फिर से मैं बोल रहा हूं, अपने शब्दों को मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं। दिस इज द कांस्टेंट विच इज वेरिएबल। बोलेंगे पागल है आप कि कोई कांस्टेंट चीज वेरिएबल कैसे हो सकती है? यस, मैं कह रहा हूं द वैल्यू ऑफ c, फिर से समझिएगा, वैल्यू ऑफ c डिपेंड्स अपॉन यूनिट in which, value of c depends upon unit in which area has been taken। अगर आपने एरिया लिया है मीटर में, अगर आपने एरिया लिया है मीटर में, तो c की वैल्यू मीटर स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। और याद रखना, c इज दैट वैल्यू, c इज नंबर ऑफ स्पीसीज। ये मैं हेडिंग बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। C इज, अगर कोई पूछे व्हाट इज C, C इज नंबर ऑफ स्पीसीज। इट इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, व्हाट इज यूनिट एरिया? अगर तुमने एक्स एक्सिस पर मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है एरिया, तो बताओ व्हाट इज C? C इज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर आपने यहां किलोमीटर लिया हुआ है, देन व्हाट इज C? C इज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। अगर आपने ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया लिया, देन व्हाट इज C? C इज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब बताइए, तुमने एरिया बदला, C की वैल्यू बदली कि नहीं बदली? बदली। इसका मतलब है C एक कांस्टेंट जरूर है, लेकिन वो C वेरिएबल है। और C का वेरी करना किस बात पे बेटा डिपेंडेंट है? कि हम किस यूनिट में एरिया ले रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? मैं थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, लेकिन आप घबराइएगा मत। फिर यहां पर आइए, व्हाट इज S? S इज इक्वल टू CA टू द पावर Z, वेयर S इज स्पीसीज रिचनेस, C इज द कांस्टेंट एंड दैट इज Y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन Y, और A इज एरिया that has been explored, and Z is regression coefficient. And now what is Z? बच्चा, Z is nothing. Z is a slope of graph. Slope of graph, और slope of graph आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, it is tan theta. And tan theta is, हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा, लंब बटा आधार, या फिर इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस ग्राफ का व्हाट इज परपेंडिकुलर? देखिए, व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर में है स्पीसीज, एंड व्हाट इज बेस? बेस में है एरिया। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, और y एक्सिस में बेटा क्या है? स्पीसीज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है अगर किसी यूनिट एरिया में स्पीसीज ऑलरेडी ज्यादा है, ये भगवान बड़ा मुश्किल है, अगर किसी पर यूनिट एरिया में स्पीसीज ऑलरेडी ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे उसकी मिलने के चांसेस उतने ज्यादा। ये है स्पीसीज एरिया ग्राफ का मैथमेटिकल इक्वेशन। और tan थीटा हमेशा स्लोप बताता है। वैसे आपने मैथमेटिकल स्लोप बहुत पढ़े होंगे, मेरे एक टीचर थे, वो स्लोप बताते वक्त बड़ा मजाक करते थे, मैं वो मजाक करता हूं। कहते हैं बेटा आप स्लोप पे बैठिए, जहां पर आप तेजी से स्टीपर से सरकने लगे स्लोप ज्यादा, बताइए इस एरिया पे स्लोप ज्यादा, उससे कम स्लोप यहां पर, उससे कम स्लोप यहां पर, उससे कम स्लोप यहां पर। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं ग्राफ में आगे बढ़ रहा हूं,
स्लोप धीरे धीरे घटती जा रही है। स्लोप अगर घटती जा रही है तो z घटता जा रहा है, और अगर z घटता जा रहा है तो स्पीसीज का डिपेंडेंट एरिया पर z के घटने की वजह से एरिया पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। इसका क्या मतलब है? एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी पहले बढ़ रही थी। एंड नाउ होल्ड ऑन, अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो मेरा सारा पढ़ाना बेकार चला जाएगा। अब जरा मैं इस एरिया बढ़ाने को आपको एक डायग्राम के द्वारा सिखाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज ये एक एरिया है ए, सब लोग यहां ध्यान दें। इसके बाद ये वाला एरिया है बी। आपको बता दूं ए एरिया और बी एरिया कॉन्सेंट्रिक है लेकिन अलग अलग है। बी के बाद एरिया है सी, सी के बाद एरिया है डी, और मैं इस सारे एरिया को यूनिट स्क्वायर के साथ चलता हूं। मान लीजिए ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, और मैं ग्राफ में भले ही कम गड़बड़ बना रहा हूं, मैं थोड़ा डायमीटर कम कर दूं, और ये रहा सी, तो सी को थोड़ा कम बना करके मैं इसको भी 1 मीटर स्क्वायर बता रहा हूं, सी वाला भी 1 मीटर स्क्वायर बता रहा हूं, और डी वाला भी 1 मीटर स्क्वायर बता रहा हूं। बस चूंकि बेटा पेरीफेरी ज्यादा पड़ रही तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं आपको केवल इतना मैथमेटिकल बता रहा हूं कि ए भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, बी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, सी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया, लेट सपोज, और डी भी बेटा 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हो सकता है ए एरिया में 1 मीटर स्क्वायर में आपको 10 स्पीसीज मिली हो। ए से जब आप बी में गए तो टोटल स्पीसीज हो गई 18। 18 का मतलब इस वाले में कितनी मिली? 8। पहले 10 थी, 10 में 8 और जुड़ गई, 18 हो गई। जब आप सी एरिया तक गए तो ए बी सी मिलाकर को आपको मिली 25। 18 में 25 और जो 18 दो 20, यानी कि यहां पर आपको मिली 7 स्पीसीज। और उसके बाद जब आप डी एरिया में गए तो आपको मिली 28, यानी यहां पर मिली 3 स्पीसीज। इसका मतलब हर मीटर स्क्वायर में, एवरी मीटर स्क्वायर में स्पीसीज बढ़ रही हैं, पर क्या इक्वल बढ़ रही हैं? नो। पहले मीटर स्क्वायर में मिली 10, दूसरे मीटर स्क्वायर में मिली 8, तीसरे मीटर स्क्वायर में मिली 7, और चौथे मीटर स्क्वायर में मिली 3। तो नो डाउट हर मीटर स्क्वायर एरिया एक्सप्लोर करने पर स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है, पर क्या उस नंबर का बढ़ना यूनिफॉर्म है? नो, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो मैंने कहा अप टू सर्टेन लिमिट ये नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ देर के बाद इसका बढ़ना उतना स्टीपर नहीं होगा। अभी अगर आप इसे नहीं समझें तो मैं इसको दोबारा कोशिश करता हूं जब मैं आपको ज्योग्राफिकल एरिया से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में एस को मैंने बोला S इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। अगर S इक्वल टू सी ए टू द पावर Z मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया S इज स्पीसीज रिचनेस, A इज एरिया, ओके, C इज कांस्टेंट दैट इज इंटरसेप्ट ऑन Y। और अगर इंटरसेप्ट ऑन Y है तो आप बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी? इस बात पर डिपेंड करेगी कि X एक्सिस पर हमने किस यूनिट में एरिया लिया हुआ है। चलिए एक कोशिश और करता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया। अब की बार ये जो कोशिश होगी ये केवल आपका दिमाग ओपन करने के लिए और आपको मेरे साथ ये पढ़ने के लिए होगी। मैं इस कोशिश में 2-3 बातें और ऐड करने वाला हूं। पहले अर्थमेटिक इक्वेशन लिखते हैं, S इक्वल टू सी ए टू द पावर Z। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सिस ग्राफ। अरिथमेटिक एक्सिस ग्राफ को हम लोगों ने आपके सामने अभी अभी बना करके दिखाया। ये रहा वो ग्राफ। इस ग्राफ में मैंने बोला आप y एक्सिस पे S ले लीजिए और x एक्सिस पर एरिया ले लीजिए, एक्सप्लोर्ड एरिया ले लीजिए। और कभी भी ग्राफ, आपको मैंने बोला कभी भी ये ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा विद द ओरिजिन, क्योंकि आप जीरो एरिया में क्या एक्सप्लोर करेंगे? कुछ नहीं। और फिर मैंने बोला कि आपको जो ये स्पीसीज मिलेंगी, जो आपको सबसे पहली वाली स्पीसीज मिलेंगी, ये यूनिट एरिया में मिलेंगी, जिसमें अगर आपने मीटर स्क्वायर लिया तो मीटर, और यहां पर आपको मिलेगा इंटरसेप्ट दैट इज सी।
ओके, अब मैंने आपको इस एक्सिस का एक लॉग वेरिएबल बताया, लॉग। नाउ लॉग एक्सिस, जब आप इसका लॉग एंड लॉग एक्सिस निकालने जाते हैं तो दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। लॉग एस इज इक्वल टू, यस, लॉग ब्रैकेट में सी ए टू द पावर जेड। यहां पर s था तो आपने इधर log s कर लिया, यहां पर ca टू द पावर z था, आपने log ca टू द पावर z कर लिया। नाउ इसको और सिंप्लीफाई करने पे आपने कहा log s इक्वल टू log c, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो प्लस में आ जाएगा log c, और जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो z log a। अब आपके सामने जो इक्वेशन आएगी, इट इज नोन एज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और जो log c प्लस z log a है, ये कहीं ना कहीं y इज इक्वल टू c प्लस mx को रिलेट करता है। c प्लस mx, वेयर y इज y एक्सिस, c इज इंटरसेप्ट ऑन y, m इज अ स्लोप एंड x इज a x एक्सिस। तो ये एक लाइन इक्वेशन की तरह आपके सामने आता है, लाइन इक्वेशन। और अगर आप इस लाइन इक्वेशन को खींचने जाते हैं तो आपको y एक्सिस में क्या मिलेगा और x एक्सिस में क्या मिलेगा, पहले उसे देख लो। y एक्सिस का मतलब है आप y एक्सिस में s नहीं लेंगे बल्कि log s लेंगे। अभी तक y एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे थे, s, अब क्या लेंगे, log s। और x एक्सिस पर अभी आप a नहीं लेंगे जबकि log a लेंगे। क्या लेंगे, log a। तो आपका ग्राफ बनेगा log s और log a के बीच में। इसका मतलब है आपने एरिया को log में ले लिया है, और जब एरिया को आप log में ले लेंगे तब आपके सामने एक लाइन इक्वेशन आएगी, और उस लाइन इक्वेशन को हम लोग एक यूनिफॉर्म स्लोप के साथ ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अ log s, दिस इज अ log a। तो अब बताइए, ये वो जगह होगी जहां पर यूनिट एरिया होगा, यानी 1 यूनिट एरिया होगा। अगर ये एरिया आपने मीटर स्क्वायर में लिखा होगा तो 1 मीटर स्क्वायर का लॉग लेंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर का लॉग लेंगे तो log 1 इज अ 0। तो अगर यहां पर 0 लिखा है बच्चा, तो अभी ये 0 एरिया नहीं है। समझने की बात याद रखना। अगर मैं बोलूं यहां पर इस जगह पर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एरिया 0 नहीं है बल्कि log 0 है, और log 0 की वैल्यू किस में आती है, 1 में। इसका मतलब log 0 का मतलब है ये यूनिट एरिया वाली जगह है, और यूनिट एरिया वाली जगह पर जो भी आपको नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगी, दिस इज नोन एज C। और यहां पर ये C नहीं होगी बल्कि क्या होगा, log C। और log की वैल्यू अर्थमेटिक वैल्यूज की तरह वेरी नहीं करते। अगर मैं गलत नहीं, हो सकता मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन उतने अच्छे ना हो, बट आई थिंक log 1 इज इक्वल टू 0। अगर log 1 अगर 0 है तो ये अगर मैंने 0 लिखा है तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है। 1 मीटर, अगर ये मीटर में है, अगर किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर लिया है, अगर सेंटीमीटर में लिया है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है। इसका मतलब 0 इंडिकेशन इन log एक्सिस का मतलब है यूनिट, और यूनिट पर जो भी स्पीसीज होगी दैट इज नोन एज log C। इसका मतलब है आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितनी स्पीसीज पाएंगे उसका नाम है log C। और इस तरीके से ग्राफ एक लाइन इक्वेशन में बढ़ेगा। व्हाट आई मीन टू से, इन दोनों को पढ़ाने के बाद log एक्सिस को भले तुम रिलेट ना कर पाओ, क्योंकि log एक्सिस की वैल्यूज के लिए log टेबल आनी चाहिए, लेकिन अरिथमेटिक एक्सिस के कैलकुलेशन बिल्कुल पहाड़ों की तरह होते हैं, टेबल की तरह होते हैं, गिनती की तरह होते हैं। तो इससे देख करके आप बता रहे हो कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता जाऊंगा स्लोप कम होती जाएगी, और स्लोप कम होती जाएगी तो एरिया पर डिपेंडेंसी, प्लीज बताएं, एरिया पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। इसका मतलब है डिपेंडेंसी अपॉन द एरिया, डिपेंडेंसी अपॉन द एरिया इज डी एक्सिलरेटिंग। ये इस शब्द का, इस
ये इस ग्राफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी स्पीसीज की डिपेंडेंसी एरिया पर है, नो डाउट है। एरिया बढ़ाइए, स्पीसीज बढ़ेंगी, लेकिन अभी स्पीसीज बढ़ने का जो नेचर होगा वो एक्सीलरेटिंग होगा कि डीएक्सीलरेशन। इसका क्या मतलब है? शुरुआत में हो सकता है आपको 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर, शुरुआत के 1 मीटर स्क्वायर में हो सकता है आपको 50 स्पीसीज मिल जाएं। उसके बाद वाले 1 मीटर स्क्वायर में, ये पहला 1 मीटर स्क्वायर, उसके बाद वाले 1 मीटर स्क्वायर में हो सकता है आपको 40 स्पीसीज मिल जाएं। उसके बाद वाले 1 मीटर स्क्वायर में हो सकता है आपको 25 स्पीसीज मिल जाएं। उसके बाद वाले 1 मीटर स्क्वायर में हो सकता है आपको 10 स्पीसीज मिल जाएं। तो अब आप बताइए, हर मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ने पर स्पीसीज बढ़ रही कि घट रही हैं? बढ़ रही हैं। लेकिन इनके बढ़ने का क्रम क्या है? एक्सीलरेटिंग की डीएक्सीलरेटिंग? डीएक्सीलरेटिंग। यानी अभी भी मैं बोलूं कि 1 मीटर स्क्वायर में 50, तो बताओ 2 मीटर स्क्वायर में कितनी? 50 और 40 90। तो मैं बताऊं 3 मीटर स्क्वायर में कितनी? 90 और 25 115। और अगर मैं बोलूं 4 मीटर स्क्वायर एरिया मैंने किया, तो बताओ 115 और 10 125, यानी 4 मीटर स्क्वायर में आपको 125 मिली। जरा इस ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर में 50, 2 मीटर स्क्वायर में 90, 3 मीटर स्क्वायर में 115, 4 मीटर स्क्वायर में 125। तो आपको क्या लग रहा है? हर मीटर स्क्वायर में बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ रही हैं। लेकिन बेवकूफों, ये भी तो देखो, बढ़ने का जो ट्रेंड है वो एक्सेलरेटिंग है कि डीएक्सेलरेटिंग? डीएक्सेलरेटिंग। पहले 1 मीटर स्क्वायर में 50 मिली, तो दूसरे में 40, तीसरे में 25, तीसरे में 10। इसका मतलब एक लिमिट आएगी, और उस लिमिट तक आते आते अब आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ाओगे, हो सकता है एक स्पीसीज बढ़े, और अगली बार 1 मीटर स्क्वायर बढ़ाओ, पता चले स्पीसीज ही ना बढ़े। तो याद करो, मैंने अपने सेंटेंस को 3 सेंटेंसेस में बांटा था, भूल गया? पहला सेंटेंस था, इन अ पर्टिकुलर रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, बिकॉज द इंक्रीजमेंट इन स्पीसीज ऑलवेज अ डीएक्सीलरेटिंग। इसका मतलब स्पीसीज का प्रभाव एरिया बढ़ाने पर बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ने वाला क्रम भी कैसा होगा? एक्सीलरेटिंग की डीएक्सीलरेटिंग? डीएक्सीलरेटिंग। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्राफ। तो आप इस ग्राफ को 2 एक्सिस में बांट सकते हो। पहली एक्सिस है s इक्वल टू सी पावर z, दैट इज नोन एज अरिथमेटिक एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और एनसीईआरटी ने क्या किया? एनसीईआरटी ने यह किया कि दोनों ग्राफ एक साथ एक्सिस में बना दिए, और दोनों ग्राफ में बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा ग्राफ कौन सा है। अब आप डायग्राम बनाकर बताइए, ये जो ब्लैक लाइन है ये कैसी एक्सिस है? इट इज अरिथमेटिक एक्सिस। अरिथमेटिक एक्सिस, और इसमें जो रूल लगेगा, इट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। और जो ये लीनियर इक्वेशन है, इट विल बी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। और इनके वेरिएबल्स, इनके बायोलॉजिकल वेरिएबल्स, जो बायोलॉजी से फीलिंग आनी चाहिए, वो मैंने आपको भी बता दीजिए कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब इनकी जो स्लोप है ये मैंने डिसाइड नहीं की। ये स्लोप जो है दैट इज tan थीटा दैट इज z, इसका नाम वैज्ञानिकों ने रिग्रेशन कॉफिशिएंट बनाया है। और रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, ये कोई कॉफिशिएंट जो है ये नॉर्मल कॉफिशिएंट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है। और इसी को पता लगाने के लिए जंगलों में घूमते रहे कौन? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इसी z को पता लगाने के लिए घूमते रहे, और इन्होंने कहा कि z की वैल्यूज, ध्यान सुनना, अगर नॉर्मल स्मॉलर एरिया है, अगर कोई स्मॉलर एरिया है तो z की वैल्यू वेरी करती हैं 0.1 to 0.2। सच मानिए, अगर आप कहीं भी इंटरनेट यूज कर लें तो इनकी वैल्यूज वेरी करती हुई मिलेंगी 0.1 to 0.4 तक। पर चूंकि एनसीईआरटी में 0.1 to 0.2 दिया गया है, तो मैं 0.1 to 0.2 ही बोलूंगा। इसका मतलब है अगर आपने सी ए की पावर z में 0.1 रखा,
अब मैं इस वैल्यू को रखता हूं s इज इक्वल टू सी ए की पावर 0.1। तो बताइए अभी s का a पर डिपेंडेंसी a टू द पावर 0.1 है। अगर मैं दोबारा लिख लूँ s इक्वल टू सी ए की पावर 0.4, इसका मतलब 0.4 पर डिपेंडेंसी और 0.1 पर डिपेंडेंसी इक्वल है कि अनइक्वल? अनइक्वल। इसका मतलब एरिया पर डिपेंडेंसी है, एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज बढ़ेंगी, लेकिन इनके बढ़ने का पैटर्न एक जैसा है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। और इट इज ऑलवेज डी एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग नहीं, डी एक्सिलरेटिंग। याद रखना, उन्होंने बोला अगर इसी z को आप लार्जर एरिया में देखते हैं, लार्जर एरिया, व्हाट इट मींस, लार्जर एरिया का मतलब है किसी कॉन्टिनेंट में देखते हैं, कॉन्टिनेंट में देखते हैं या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो बहुत बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, तब इस z की वैल्यू याद रखेंगे आप, इस z की वैल्यू वेरी कर जाती हैं और वैल्यू बढ़ करके 0.6 to 1.2 तक जा सकती हैं, 0.6 to 1.2। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि वाई इट इज 0.1 to 0.2, वाई इट इज 0.6 to 1.2। बेवकूफ़ों, इसमें मैथ नहीं है, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, और इसी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का पता लगाने के लिए कौन घूम रहा है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इनकी वैल्यूज 0.6 to 1.2 है। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है कि आप फल खाने वाली बर्ड्स, फ्रूगीवोरस बर्ड्स, इनका पता लगाना चालू करें ट्रॉपिकल एरिया में, या फिर मैमल्स का पता लगाना चालू करें, दोनों में किसी का भी, फ्रूगीवोरस बर्ड या मैमल का पता लगाना चालू करें ट्रॉपिकल एरिया में, तो इसकी वैल्यू 1.15 के आसपास होगी, जो 1.2 से कम होगी। इसका मतलब है ये एरिया स्मॉलर है कि लार्जर है? लार्जर एरिया है। तो याद रखना, पिछले साल ही इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बना है, 2019 में इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बना है। बेटा चाहूं तो मैं इसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन डाल सकता हूं। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो मैं आपको रीजन के भी प्रकार बताता, स्पीसीज एरिया में जो रीजन लिया जा रहा है, हैबिटेट लिए जा रहे, इन हैबिटेट का भी डिस्क्रिप्शन देता। लेकिन फॉर व्हाट? मैं कितना भी तुम्हें पढ़ा लूँ, वो नहीं आना है, वो आना है जो एनसीईआरटी में। इसलिए मैं अपने टॉपिक को कम करके आपसे 4-5 चीज़ें पूछना चाहता हूँ। अगर ये 4-5 बातें आपने स्पीसीज एरिया से बता दी तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होते लग रहा कि आप सॉल्व कर दोगे। चलिए, पहला बात, आप अर्थमेटिक एक्सिस पर क्या फॉर्मूला बताएंगे? इट इज s इक्वल टू सी ए टू द पावर z। और लॉग एक्सिस पर ये फॉर्मूला क्या बताएंगे? लॉग s इक्वल टू लॉग c प्लस z लॉग a। अरिथमेटिक एक्सिस पर जो ग्राफ आएगा इट इज हाइपरबोला। कुछ लोग बोलते हैं सर पैराबोला, आई डोंट नो, एनसीईआरटी हाइपरबोला बोलती है, मुझे उतनी मैथ आती नहीं, मैं हाइपरबोला बोल रहा हूं। ओके, कई लोग बोलते हैं सर ये हाइपरबोला नहीं, तो पैराबोला। तो हो सकता है कि ये ग्राफ उस तरीके से ना बनाया गया हो जिस तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो जो हमारी एनसीईआरटी में, तो मैंने बोल दिया इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर मुझसे कोई पूछे लॉग एक्सिस पर क्या होगा, इट इज लाइन। ओके, ये वाला ग्राफ अगर मैं अरिथमेटिक एक्सिस पर खींचूंगा तो कैसा होगा बेटा? हाइपरबोला। और अगर मैं इसको लॉग एक्सिस पर खींचूंगा तो ये कैसी होगी? लाइन। और इसको y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से रिलेट भी करते हो, y पर लोगे लॉग s, यहां पर लोगे लॉग c, यहां पर लोगे लॉग a, और जो z होगा वो m होगा। हर बार जो z की वैल्यू होंगी वो फिक्स नहीं होंगी, वेरिएबल होंगी, इन रेंज में होंगी। रेंज विल बी 0.1 to 0.2, इट इज फ्रॉम 0.1 to 0.4 एनसीईआरटी में दिया गया है। और अगर लार्जर एरिया है तो इसकी रेंज होगी 0.6 to 1.2। और ब्यूटी क्या है कि आप कोई भी स्पीसीज ढूंढो लार्जर एरिया में, यकीन सुनो, कोई भी स्पीसीज लार्जर एरिया में ढूंढो, मैमल ढूंढो, बर्ड ढूंढो, फिश ढूंढो, इनवर्टिब्रेट का कोई मेंबर ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, उसका रेंज यही आएगा। ये ब्यूटी है, यानी 0.6 से 0.12 आएगा। अब इस बात पे आप मुझे फंसा सकते हो। मुझे आप क्या फंसा सकते हो कि सर आपने तो मुझसे कहा था कि इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट से ज्यादा होते हैं। नो डाउट इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट से ज्यादा होंगे, लेकिन पर यूनिट एरिया में उन इनवर्टिब्रेट का एक ट्रेंड होगा, जो ट्रॉपिक में भी वही होगा, डेजर्ट में भी वही होगा, ओशियन में भी वही होगा। इसका मतलब है जो z की वैल्यू है ये tan थीटा पे डिपेंड करती है।
एंड वन लास्ट थिंग, क्योंकि मैं बहुत बोल रहा हूं, हो सकता है इस बात को आप भूल जाओ। वन लास्ट थिंग एवरीवन, जब भी आपको स्पीसीज पूछी जाए तो दीज आर नॉट द टोटल स्पीसीज, एस इज नॉट द टोटल स्पीसीज। स्पीसीज एरिया ग्राफ में जो एस है, ये अजीब बात है, ये टोटल स्पीसीज उस एरिया की नहीं है। फिर तो सुनो, तो क्या है, उस एरिया की वो स्पीसीज है जो पर्टिकुलर टेक्सा को बिलोंग करती है। ये क्या बात हो गई? ये बात ये हो गई कि अगर जंगल में मैं बर्ड्स ढूंढ रहा हूं, बर्ड्स ढूंढने निकला हूं, तो मैं केवल बर्ड्स ढूंढूं, अगर मुझे वहां स्नेक मिल जाए तो मैं उसे नेग्लेक्ट कर दूं, मैं ना ढूंढूं। हो सकता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 4 बर्ड मिल जाए, 2 स्नेक मिल जाए और 1 मैमल मिल जाए, पर मैं ढूंढने क्या निकला हूं? बर्ड। तो अगर मैं टोटल स्पीसीज जुड़ता तो 4, 2, 6 और 1, 7 स्पीसीज मिलती पर यूनिट एरिया में। मैंने बोला 4 बर्ड मिल गई, 2 मिल गए स्नेक्स, 1 मिल गया मैमल, तो टोटल स्पीसीज 7 हो गई। तो याद रखना, अब आप 7 स्पीसीज नहीं ढूंढेंगे वहां ढूंढने आप क्या निकले हैं? बर्ड्स। इसका मतलब स्पीसीज रिचनेस इज नॉट फॉर ऑल द स्पीसीज, बल्कि स्पीसीज रिचनेस एस इज फॉर पर्टिकुलर टेक्सा। ये किसी पर्टिकुलर टेक्सा के बारे में है। तो अगर आप बर्ड ढूंढने निकले हैं तो आप बाकी स्पीसीज काउंट नहीं करेंगे। तब बेटा मैं कहता हूं, ध्यान सुनो, तब मैं कहता हूं चाहे तुम मैमल ढूंढो, चाहे तुम बर्ड ढूंढो, उनका ट्रेंड 0.6 से 0.12 किसी भी रीजन में पड़ेगा, अगर वो एरिया कैसा है? लार्ज। और अगर स्मॉलर एरिया है तो कितना पड़ेगा? 0.12, 0.2। बजाय इसके कि इनवर्टिब्रेट दुनिया में मैमल से बहुत ज्यादा है। पर बेटा जब तुम किसी ज्योग्राफिकल एरिया में मैमल ढूंढने जा रहे होगे, अगर उसमें तुम्हें इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट मिल गए तो बताओ उसे काउंट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप स्पीसीज रिचनेस में टोटल स्पीसीज नहीं लेने वाले, बल्कि पर्टिकुलर एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप की स्पीसीज लेने वाले हो। और इसीलिए मैं कहता हूं स्पीसीज एरिया ग्राफ, इट इज सो मच कंफ्यूजिंग। 2 बात हैं, पहला तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, दूसरा इसमें ग्राफ है, तीसरा इसमें हर एक वेरिएबल अजीब है। क्योंकि यहां पर अगर इस वेरिएबल में s का मतलब माने तो s इज नॉट टोटल स्पीसीज, इट इज अ स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्सा। मे बी बर्ड्स तो सारी बर्ड्स, मे बी मैमल तो सारे मैमल, मे बी फ्रूगीवोरस बर्ड तो सारी फ्रूगीवोरस बर्ड। अब कीड़े खाने वाली बर्ड मत लो। अगर मैंने बोला फ्रूगीवोरस बर्ड तो केवल फ्रूगीवोरस बर्ड लो। अगर मैंने बोला प्लेसेंटल मैमल तो अब नॉर्मल मैमल नहीं लोगे। सॉरी, अगर मैंने बोला कि यू नो दैट वो जो ओविपोरस मैमल है तो ओविपेरस मैमल ले लो, बाकी नॉर्मल मैमल हटा दो। इसका मतलब है टेक्सोनॉमिक ग्रुप के हिसाब से। और एक और बात जो आपको हंसी वाली लगेगी कि C इज अ कांस्टेंट बट दिस कांस्टेंट इज वेरिएबल और इट वेरी अपॉन द, it depend upon the unit upon which we are going to take the area. and again a में भी डिपेंडेंसी जो है वो फिक्स नहीं है, पावर में है, और पावर जो है z है वो अगेन वेरिएबल है। ज्यादा डाइवर्सिटी वाली जगह पर ज्यादा ही स्पीसीज मिलने के चांसेस हैं। क्यों? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ज्यादा डाइवर्सिटी वाले एरिया में ज्यादा और स्पीसीज मिलने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिटी वाले एरिया का z क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि z का मतलब होता है S/A, स्पीसीज पर यूनिट एरिया। इसका मतलब एरिया पर डिपेंडेंसी का पावर भी क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब स्पीसीज वहीं ज्यादा मिलेंगी जहां ऑलरेडी ज्यादा है। इसका मतलब बताइए, अगर टेम्परेट रीजन में स्पीसीज कम है तो यहां नई स्पीसीज मिलने की संभावनाएं कम है। और बताओ अगर ट्रॉपिक रीजन में स्पीसीज ऑलरेडी ज्यादा मिल चुकी हैं तो बताओ यहां और मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, क्योंकि Z डिपेंड अपॉन S अपॉन A एंड S इज स्पीसीज पर यूनिट एरिया और स्पीसीज पर यूनिट एरिया डिपेंड अपॉन डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी जहां पर ज्यादा वहां पर यूनिट एरिया नई स्पीसीज मिलने के चांसेस भी ज्यादा। सो दिस इज वेरी पिक्यूलियर पोर्शन, बहुत ही पिक्यूलियर पोर्शन था जो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। खैर, अगर आप इतने सारे पोर्शन में कुछ नहीं समझ पाए हैं तो 5 चीजें याद रखनी है। यस, वो 5 चीजें मैं बता रहा हूं। पहला तो अरिथमेटिक एक्सिस, S इज इक्वल टू CA की पावर Z, वेयर S इज स्पीसीज रिचनेस, C इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द यूनिट एरिया, जिस यूनिट में आप एरिया ले रहे हो, वेयर A इज एरिया एक्सप्लोर, Z is regression coefficient. Regression is nothing but is the tan theta of the graph.
tan थीटा ऑफ द ग्राफ का मतलब है स्लोप। जहां पर स्लोप ज्यादा वहां पर डायवर्सिटी ज्यादा, और जहां पर डायवर्सिटी ज्यादा वहां पर एरिया की पावर भी ज्यादा, और जहां पर एरिया की पावर ज्यादा इसका मतलब वहां पर नई स्पीसीज मिलने की चांसेस भी ज्यादा। इसका मतलब डायवर्सिटी वाले एरिया में स्पीसीज पर यूनिट एरिया कम मिलेंगी कि ज्यादा मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी। क्या टाइम हो गया? बाप रे। तो दिस वाज द स्पीसीज एरिया ग्राफ। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं क्योंकि 12:20 हो चुका है। तो इसके बाद की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं और कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल या फिर परसों में भी, परसों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने ग्राफ में कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।